हेलो दोस्तों, आज हम लोग कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका रिलेशन जो है यहाँ दिया हुआ है। किसमें? तो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर एंड रैंकिन्स। इसको हम लोग रैंकिन्स को RA से शॉर्ट में दिखाते हैं ना। तो इसका जो रिलेशन है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर एंड रैंकिन्स का, ये होता है C-0/100 इज इक्वल टू K-273/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R-100/80 इज इक्वल टू RA-492/180। यहाँ C क्या है? डिग्री सेल्सियस, K है केल्विन, F है डिग्री फ़ारेनहाइट, R है र्यूमर और RA है रैंकिन्स ना। ये जो रिलेशन है इसके हेल्प से हम लोग चाहे तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, या डिग्री सेल्सियस को चाहे तो फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस को चाहे तो र्यूमर में, डिग्री सेल्सियस को चाहे तो रैंकिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर केल्विन को चाहे तो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को चाहे तो फ़ारेनहाइट में, या फिर केल्विन को चाहे तो रैंकिन्स में या फिर र्यूमर में। इसी तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करते समय एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस से किस में करना है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो ये फार्मूला लेंगे हम लोग C-0/100 इज इक्वल टू K-273 केल्विन 273/100 लेंगे। मीन्स C/100 इज इक्वल टू K-273/100 लेंगे। अगर मान लीजिए सपोज चेंज करना होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो ये लेते C/100 इज इक्वल टू F-32/180। अगर सपोज मान लिए कि अगर डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में चेंज करना होता तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाता C/100 इज इक्वल टू R/80। अगर सपोज मान लीजिए कि अगर डिग्री सेल्सियस को रैंकिन्स में कन्वर्ट करना होता तब क्या करते? तो C/100 इज इक्वल टू रैंकिन्स माइनस 492/180 ले लेते ना। तो इसी तरह से देखिए, अगर मान लिए कि डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता तो इसको इस तरह से लिख सकते थे C/100, इस C-0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ, तो या इसे चाहे तो हम लोग C/100 भी लिख सकते हैं। यहाँ 0 जो है यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है, और ये भी है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये जो नीचे है वह बॉइलिंग पॉइंट, डिनोमिनेटर में जितने भी हैं वह 100, 180, 80, ये सब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। और जो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में से जो भी सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है वह है सब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो सपोज हम लोग ये रिलेशन जो देख रहे थे ना कि सेल्सियस को हम लोग चाहे तो फ़ारेनहाइट में अगर करना हो तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? तो इस तरह से लिख सकते हैं C/100 इज इक्वल टू F-32/180। अगर सपोज यही हमको चेंज करना होता डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में, तब क्या लिखते? C/100 इज इक्वल टू र्यूमर/100। या अगर मान लिए सपोज डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता तब क्या लिखते फार्मूला? C/100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/100। इसी तरह सपोज अगर फ़ारेनहाइट को र्यूमर में चेंज करना होता तब क्या लिखते? फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इज इक्वल टू र्यूमर/80। इसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट को अगर चेंज करना होता केल्विन में, तब फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इज इक्वल टू K-273/180 लेते। इसी तरह से सपोज मान लीजिए कि अगर र्यूमर को चेंज करना होता केल्विन में, तो र्यूमर/100 इज इक्वल टू K-273/100 लेते।
अगर इसी तरह हो सकता है कि केल्विन को चेंज करना होता फ़ारेनहाइट में, तब क्या हो जाता फार्मूला, K माइनस 273/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। इसी तरह सपोज अगर रैंकिन्स को चेंज करना होता डिग्री सेल्सियस में, तब क्या लेते, तो डिग्री सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल टू रैंकिन्स माइनस 492/180। अगर सपोज इस तरह से र्यूमर को चेंज करना होता केल्विन में, तब क्या करते, तो केल्विन माइनस 273/100 इज इक्वल टू र्यूमर माइनस 409, सॉरी रैंकिन्स, यहाँ रैंकिन्स लिखा हुआ है, रैंकिन्स माइनस 492/180 फार्मूला लेते। अगर इसी तरह से रैंकिन्स को चेंज करना होता फ़ारेनहाइट में, तब क्या लेते फार्मूला, रैंकिन्स माइनस 492/180 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। या इसी तरह से क्या, अगर र्यूमर को रैंकिन में करना होता कन्वर्ट, तब क्या लिखते फार्मूला, R माइनस 0°/80 इज इक्वल टू रैंकिन्स माइनस 492/180। तो यहाँ जितना ये सारा क्या है रिलेशन है, तो ये सारा रिलेशन जो है, ये सारा रिलेशन टोटल ये कहाँ से लिखा गया है, तो ये है मेन रिलेशन। इसी रिलेशन से वो सारे रिलेशंस को अलग अलग करके लिखा गया है ना। तो हम लोग को ये मेनली यही याद रखना है, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे कन्वर्सन, जो टेम्परेचर का जो कन्वर्सन होता है डिग्री से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से र्यूमर में, या र्यूमर से रैंकिन में, रैंकिन से डिग्री सेल्सियस में, या फिर केल्विन में करना हो, तो हम लोग यही सी फार्मूला का यूज करेंगे, मीन्स इसी रिलेशंस का यूज करेंगे। सपोज इस पे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर इक्वल। बोलता है कि किस टेम्परेचर पर जो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, इक्वल होता है। तो चूंकि किसका बात कर रहा है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो देखिए इसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ लिखा हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं C माइनस 0/100 लिखा हुआ है, तो इसका 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C माइनस 0/100 को लिख सकते हैं C/100। अब किस में चेंज करना है, तो फ़ारेनहाइट में, इसलिए हम लोग क्या लेंगे F माइनस 32/180। तो F मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा ये 9 टाइम में, और ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम में। तो इसको सॉल्व करने के बाद हो गया C/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो गया 9। तो मान लीजिए अगर टेम्परेचर क्या बोल रहा है, इक्वल, तो यहाँ हम लेट कर लिए टेम्परेचर इज इक्वल एट x डिग्री सेल्सियस, x डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जगह x को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो गया x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 32, 5 जा 160 हो गया। तो ये हो गया 9x, राइट से लेफ्ट में लाए तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू माइनस 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री। फिर हो गया 9 में से 4x को सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 160 माइनस 160। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, -40 x का वैल्यू, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इक्वल होगा -40 पर। इस तरह के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये हो गया, कन्वर्ट करने के लिए क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 35 डिग्री टू डिग्री र्यूमर में इसको कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या, तो फार्मूला लेंगे C/100 इज इक्वल टू र्यूमर/100। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, ये 2 से कट जाएगा ना, ये 5 से कट जाएगा 7 टाइम में, और ये 2 से कट गया 5 से कट गया 2 टाइम में।
तो ये हो गया फाइनली। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ सी का वैल्यू पुट कर दिए 35 डिग्री, तो ये होगा 35/100 इज इक्वल टू R/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर ही कट के बचेगा 7/1 इज इक्वल टू R/4। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। इसी तरह से और क्वेश्चन है, कन्वर्ट 35 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि इसको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ डिग्री सेल्सियस वाला लिए और यहाँ फ़ारेनहाइट वाला लिए। तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है सी का वैल्यू, तो 35 डिग्री बाई 100 इज इक्वल टू एफ मीन्स फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई कितना 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 5 टाइम में और ये कट जाएगा 18 टाइम में। 18 10 जा 180। अब ये जीरो से जीरो खत्म, सॉरी ये 9 टाइम में कट गया और ये कट गया 5 टाइम में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 45 कैरी 4 9 3 जा कितना 27 और 4 27 और 4 31। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 315 माइनस प्लस लेफ्ट से राइट में लाए तो प्लस हो जाएगा 160। तो F इज इक्वल टू सॉल्व कीजिए, ये हो गया 5 6 और 1 7 और 1 और 3 4। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 475 बाई हो गया 5, तो कट जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 5F इज इक्वल टू कितना हो गया 475। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 475 बाई 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम में 45, यहाँ बच गया 2 और 25 मीन्स 5 5 जा 25 मीन्स ये F का वैल्यू कितना आ गया 95। इस तरह से और क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि सपोज अगर 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है ना, तब क्या करेंगे, ये रिलेशन लेंगे। हम लोग को पता है सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या होता है, तो C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। तो यहाँ देखिए किससे का वैल्यू दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ C का वैल्यू पुट कर देंगे 35/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। और देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा K माइनस 273 इज इक्वल टू 35। तो K इज इक्वल टू मीन्स केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा 35 प्लस 273। जब ऐड कर देंगे तो 358 और 370 और ये 5 हो गया मीन्स 508 केल्विन आएगा। 35 डिग्री सेल्सियस जो है इक्वल होगा 508 केल्विन के। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई पार्टिकल गर्म करने पर कोई गति नहीं करता है या बिल्कुल भी गति नहीं करता है, तो यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स मॉलिक्यूल्स भी ना भी गति नहीं करते हैं, ऐसे ताप को बोलते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कहते हैं। इस पैमाने का शून्यांक जो है ना 0 केल्विन होता है, अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। इसे ही परम शून्य ताप कहा जाता है।
परम शून्य ताप 0 केल्विन, इसी को इसका जो वैल्यू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो -459.69 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फिर है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अर्थात तापीय वृद्धि में दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू पदार्थ की मात्रा तथा पदार्थ के ताप में वृद्धि के समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं हम लोग डेल्टा क्यू है जो है हीट है वह समानुपाती होता है तो किसका, पदार्थ की मात्रा m से जिसको डिनोट कर रहे हैं। अभी चेंज इन टेम्परेचर मीन्स जो हीट होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो पदार्थ के मात्रा और चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एम डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ एस क्या है, तो ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है ना, जिसका एसआई मात्रक जो है जूल पर केल्विन डिग्री, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस तथा सीजीएस में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। फिर सीसा का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है 0.03 कैलोरी ग्राम पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। सीसा का विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है, जबकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होता है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी मीन्स किसी वस्तु के ताप में प्रति डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मात्रा जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है या कैलोरी पर केल्विन होता है। ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होता है। यदि विशिष्ट ऊष्मा को C से दिखलाएं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Q/T। यहाँ Q क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट है, अभी है जो है चेंज इन टेम्परेचर है। C इज इक्वल टू T हो गया M S डेल्टा T बाई डेल्टा T। ये डेल्टा T और डेल्टा T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया C इज इक्वल टू मीन्स थर्मल कैपेसिटी बच जाएगा। थर्मल कैपेसिटी C इज इक्वल टू MS। यहाँ M क्या है, तो पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर्स। अब S क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। फिर एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की ऊष्माधारिता भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अवस्था में परिवर्तन मीन्स चेंज इन स्टेट। क्या है इसमें, फर्स्ट किसी ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ये जो है कितने तरीके से होता है, तो मेल्टिंग हो सकता है, फ्रीजिंग हो सकता है, बॉइलिंग हो सकता है ना। तो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर चेंज इन स्टेट के अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हिमांक बिंदु।
मतलब हिमांक मीन्स हिम बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। फिर है बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसन, वाष्पन एवं संघनन। इवेपोरेशन क्या है? तो वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है। वाष्पन याद रखिए प्रत्येक ताप पर होता है, परंतु यह ताप में वृद्धि होने से उसकी गति तीव्र हो जाती है। फिर है कंडेंसेशन मीन्स संघनन, किसी निश्चित ताप पर गैस के द्रव में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। फिर हम लोग कुछ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्युमिनियम का जो लीनियर एक्सपेंशन है सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट कितना? तो 2.5 इंटू 10⁻⁻5 होता है इसका एक्सपेंशन। सिल्वर का 1.9 इंटू 10⁵ होता है, पीतल का 1.8 इंटू 10⁵, तांबा का होता है 1.7 इंटू 10⁻⁵, और गोल्ड का होता है 1.4 इंटू 10⁻⁵, आयरन का होता है 1.2 इंटू 10⁻⁵, कांच का होता है 0.32 इंटू 10⁻⁵, शीशा का होता है 0.23 इंटू 10⁻⁵। फिर है वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है? उसका जो एक्सपेंशन मीन्स होता है बढ़ना, मीन्स उसका क्या होगा? बढ़ेगा वॉल्यूम ना। जैसे कि पारा का जो एक्सपेंशन है सबसे ज्यादा होता है ना। पारा का एक्सपेंशन कितना होता है? तो 18.2 इंटू 10⁵ जो सबसे ज्यादा होता है, और इनवार का होता है सबसे कम, कितना? तो 2 इंटू 10⁻⁻6। फिर है पायरेक्स का होता है, पायरेक्स कांच का होता है 1 इंटू 10⁻⁻5 पदार्थ एवं उसका ऊष्माधारिता। तो जल का जो ऊष्माधारिता होता है सबसे अधिक होता है, कितना? तो जल का ऊष्माधारिता सबसे अधिक 4186 होता है, जबकि पारे का ऊष्माधारिता शीशा का ऊष्माधारिता सबसे कम 127.7 होता है। जल का ऊष्माधारिता सबसे अधिक होता है, इसीलिए किसान पौधों को जाड़ों या पाला से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मीन्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक के बारे में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कोट जूल ने 1849 ईस्वी में बताया था कि यांत्रिक कार्य ऊष्मा का तुल्य होता है, अर्थात यांत्रिक कार्य W ऊष्मा Q के समतुल्य होता है, अर्थात कार्य का परिणाम W तथा ऊष्मा के समानुपाती होता है, अर्थात जो वर्क है वह ऊष्मा के समानुपाती होता है, मीन्स W = JQ। अब यहाँ J क्या है? तो कांस्टेंट है, और J = होता है W/Q मीन्स वर्क बाय Q। फिर क्या है? इफ Q का वैल्यू जब क्या हो? अमाउंट ऑफ हीट के जो मात्रा हो 1 हो, तब वर्क कितना होगा? 1 जूल। अब 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 4.2 जूल पर कैलोरी। जब इसको जूल को हम लोग क्या करेंगे? तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी कैलोरी। तो अगर जूल की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4.2 इंटू 10⁻, इसको CGS में जब लिखेंगे तो 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है?
तो अर्ग या फिर जूल पर केजी पर कैलोरी होता है। अगर इसका डायमेंशन की बात करें तो यह चूंकि एनर्जी है इसलिए होता है ये डायमेंशन लेस होता है ना। फिर इससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 50 कैलोरी ऊष्मा में कितना कार्य किया जा सकता है ना। तो हमको अभी रिलेशन पढ़े हैं हम लोग कि W इज इक्वल टू क्या होता है J इंटू क्यू। तो J का वैल्यू कितना होता है जूल का, तो 4.2। क्यू कितना कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो 50, तो ये हो गया 210 जूल। इसी तरह से 420 जूल कार्य करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, तो हमको अभी रिलेशन हम लोग अभी पढ़े हैं W इज इक्वल टू J इंटू क्यू। तो W का वैल्यू दिया हुआ है 420 जूल इज इक्वल टू J का वैल्यू है होता है क्या है, J कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 4.2, तो रख दिए इंटू Q हो गया। Q इज इक्वल टू 420/4.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 जूल ऊष्मा क्या होगा क्रिएट होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, मीन्स लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन कैसे होगा। अच्छा, लिक्विड में एक्सपेंशन कब कैसे होगा, देखिए डेंसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब किसी क्या तो डेंसिटी इंक्रीजेज इन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, डेंसिटी डिक्रीजेज कर रहे हैं, सॉरी डेंसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो उसका क्या होगा डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अब इसका जस्ट उल्टा करें कि अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा हाई हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं वाटर को क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं तो क्या तो वेपर बनने लगता है, फैल जाता है, उगने लगता है, मीन्स उसका जो डेंसिटी है घट गया। इसी तरह से अगर वाटर को क्या करता है जमा देते हैं तो उसका डेंसिटी जो है बढ़ जाता है, लेकिन डेंसिटी क्या होता है बढ़ जाता है लेकिन टेम्परेचर घट जाता है। तो यहाँ उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ ρ1 जो है डेंसिटी है, ρ' इज इक्वल टू ρ इंटू 1 माइनस v इंटू डेल्टा टी है। या फिर यहाँ अगर वॉल्यूम की भी बात करें तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसका जस्ट उल्टा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, lowest density of water at 4 degree Celsius and its density is high at 4 degree Celsius। तो lowest density of water 4 degree Celsius होता है और its density भी high होता है किस पे, तो 4 degree Celsius पे होता है। water shows anomalous behavior दिखाता है किस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो वाटर है एनामोलस बिहेवियर को शो करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ट्रांसमिशन कब होगा, मीन्स ट्रांसमिशन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह तक क्या ट्रांसफर हो जाना। तो ट्रांसफर से यहाँ हुआ है ट्रांसमिशन। जैसे ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का एक निकाय से दूसरे निकाय, यहाँ मतलब निकाय का मतलब हुआ सिस्टम, एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में जाना ही क्या कहलाता है ऊष्मा का संचरण। अब ये जो जाता है इसका वो संवहन विधि से, चालन विधि से, विकिरण विधि से जा सकता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक निकाय से किसी अन्य निकाय में अथवा एक ही निकाय के दूसरे भाग में संचरण होना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। संवहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। अब ये जो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है यह द्रव एवं गैस में होता है।
सेकेंड विधि क्या है संचरण का, तो चालन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। ये जो है कंडक्शन का जो प्रोसेस है हमेशा सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। और थर्ड जो है रेडिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण। यह जो है माध्यम, इस विकिरण के लिए मीन्स रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिए संवहन मीन्स कन्वेक्शन जो होता है लिक्विड और गैस में होता है, मतलब बोल सकते हैं संवहन जो होता है फ्लूइड में होता है, और चालन जो होता है कंडक्शन वह सॉलिड में होता है। जबकि रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी हो सकता है, वैक्यूम में होता है ना। फिर है नेक्स्ट, फर्स्ट इसका टॉपिक है कन्वेक्शन, तो ऊष्मा का संवहन, कन्वेक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण, सॉरी संवहन। देखिए माना कि किसी तरल पदार्थ या जल को गर्म किया जाता है तो गर्म जल के कणों के घनत्व कम होने के कारण ऊपर जाने लगती है तथा ठंडे जल के घनत्व अधिक होने के कारण ठंडे जल के कण बर्तन में नीचे जाने लगता है। इस प्रकार उत्पन्न धारा संवहनीय धारा कहलाती है। पारा में अब यही कारण है कि जब हम वाटर हीटर लगाते हैं, किसी बाल्टी में पानी को जब गर्म करते हैं तो वह आसानी से गर्म हो जाता है। अगर वही प्लास्टिक के बर्तन में लगा रहे हैं और ऊपर से वाटर हीटर लगाए हैं तो वह गर्म अच्छा नहीं होता है, ऊपर में ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसके बॉटम में गर्म नहीं होता है उतना अच्छा। लेकिन अगर वही मेटल में लगाते हैं तो कन्वेक्शन ऑफ हीट जो है बहुत आसानी से होता है, जिसके कारण बहुत अच्छे से पूरा पानी गर्म हो जाता है। फिर है आगे टॉपिक, अरे टॉपिक नहीं, इसी में आगे पॉइंट है, पारा में ऊष्मा का संवहन नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है क्योंकि फ्लूइड में ही आ जाएगा। ठोस तथा पारा को छोड़कर सभी द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संवहन होता है। तो कौन कौन, ठोस एवं पारा को छोड़कर सभी द्रव एवं गैसों में संवहन की क्रिया होती है। इसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ होता है कन्वेक्शन का, मीन्स उस कन्वेक्शन ऑफ हीट का, तो मकान में रोशनदान के ऊपर लगाया जाता है। बड़े बड़े कारखानों में चिमनियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए फ्रिज में शीतलन मतलब जो कूलिंग का जो प्रोसेस है, शीतलन का कुंडली के ऊपर लगाया जाता है। घरों में एसी ऊपर लगाया जाता है। यही कारण है कि घर में एसी ऊपर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि एसी से जो है वो ठंडे ठंडे कण निकलेंगे। और जो रूम हम एसी लगाते कब है, जब टेम्परेचर हाई होता है या बहुत गर्मी होता है, मतलब हमारे रूम के जो अंदर जो एयर है वह गर्म होगा, तो क्या करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स जब एसी से जो ठंडे ठंडे एयर निकलेंगे वो भारी होने के कारण नीचे आएंगे और जो गर्म हवा है वह वेंटिलेशन से बाहर निकल जाएंगे। विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट को गलने से बचाने के लिए भी कन्वेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रोसेस का ध्यान रखा जाता है ताकि उसमें ये प्रोसेस ना हो पाए। फिर है चालन, सेकेंड है चालन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा ऊर्जा ताप वाले कणों से अपेक्षाकृत निम्न ताप वाले भाग में जाती है। चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसके कारण ये विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा दोनों का ये कंडक्शन करते हैं। फिर है
परंतु कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अत्यंत कमी होती है। इसलिए कुचालकों में चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचलन मंद गति से होता है या न के बराबर होता है। फिर है कंडक्शन का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए फर्स्ट प्रयोग है इसका, तो शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले के चाय पीने से अधिक आसान होता है। सर्दियों में एक मोटी रजाई की अपेक्षा सर्दियों में पतली परत वाले 3-4 कंबल ओढ़ना अधिक गर्मी देता है, क्योंकि कंबलों के मध्य स्थित हवा उष्मारोधी परत के जैसा कार्य करती है। कंक्रीट की छत वाले मकान गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडे रहते हैं। फिर है एस्किमो जो लोग होते हैं बर्फ के दोहरी दीवारों के मकान बनाकर रहते हैं, क्योंकि दीवारों के बीच विद्यमान हवा की परत कुचालक का कार्य करती है और अंदर की हवा ऊष्मा को बाहर नहीं जा पाती है। परिणाम स्वरूप अंदर कमरा गर्म रहता है। इसलिए एस्किमो लोग आराम से सरवाइव कर लेता है बर्फ के घर के अंदर भी। फिर है थर्ड टॉपिक रेडिएशन, जिसको बोलते हैं विकिरण हिंदी में। इसमें क्या होगा, तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा प्रकाश की चाल से सरल रेखा में चलकर माध्यम को बिना गर्म किए हुए एक स्थान से दूसरी स्थान तक स्थानांतरित होती है, ऊष्मीय विकिरण कहलाती है। इस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी वस्तु द्वारा अपने ताप के कारण विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को ऊष्मीय विकिरण या थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। यह ऊर्जा प्रत्येक वस्तु द्वारा परम शून्य ताप जो होता है, परम शून्य ताप कितना होता है, तो -273.15 होता है, से अधिक ताप पर उत्सर्जित होती है। ये प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में गमन करती है। ये प्रकाश की तरफ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसे अवरक्त तरंग भी कहा जाता है। तो किसे, तो रेडिएशंस को। जो माध्यम ऊष्मीय विकिरण को अपने से होकर जाने देता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ये स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये परावर्तन अपवर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित एवं अपवर्तित होता है। यह प्रकाश की तरह व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवन, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, की घटनाएं घटित करती हैं। मतलब इस प्रकार की घटनाओं को शो करेंगी। फिर है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू हीट रेडिएशन। प्रीवोस्ट जो थ्योरी है किससे रिलेटेड है, तो हीट रेडिएशन से। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, 0 केल्विन ताप पर हीट रेडिएशन नहीं होता है। तो हीट रेडिएशन कितना पर नहीं होता है, तो 0 केल्विन पर। प्रीवोस्ट थ्योरी के अनुसार सभी वस्तुओं से हीट का रेडिएशन होता है। प्रीवोस्ट थ्योरी के अनुसार सभी वस्तुओं से हीट का रेडिएशन होता है। सभी ताप पर हीट रेडिएशन संभव है एक्सेप्ट 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन पर रेडिएशन का जो प्रोसेस है नहीं होता है। अब विकिरण का यूज कहाँ है, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में
जल्दी गर्म नहीं होते हैं, इसलिए शूज को पॉलिश किया जाता है और शाइनिंग भी देता है और शूज भी गर्म नहीं होता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है स्टूडेंट को कि शूज को प्रॉपरली पॉलिश करें। फिर है उत्सर्जन क्षमता, एमिसिव पावर। किसी तल से उत्सर्जन क्षमता ऊर्जा की वह मात्रा है जो तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होती है। इसे इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई इज इक्वल टू पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा Q डिवाइडेड बाय पृष्ठ का क्षेत्रफल गुना समय, मीन्स E इज इक्वल टू Q बाई AT होता है। यहाँ Q क्या है तो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है, A जो है एरिया है, T क्या है टाइम है, अर्थात उत्सर्जन क्षमता E बराबर Q बाई AT होता है। इसका जो मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर होता है।